हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एडू फंडा। दिस साइड कौशल जायसवाल। और दोस्तों, जो हमने रोजगार बैच की सीरीज शुरू की है उसकी अगली क्लास है आज ये। दोस्तों, इसमें मैंने कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, केवल एक टीचिंग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे वे भी बच्चे देख सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार बता दीजिए आवाज़ वगैरह सही है तो क्लास स्टार्ट की जाए आज की। चलिए दोस्तों, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का सर्वप्रथम शुभारंभ कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? भारत में पंचायती राज प्रणाली का सर्वप्रथम शुभारंभ कहाँ से हुआ था? हमारा ऑप्शन है 5 जुलाई 1957 फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान, 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 8 दिसंबर 1977 भोपाल मध्य प्रदेश। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से। मतलब भारत में पंचायती राज प्रणाली का सर्वप्रथम शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक ज़िला है नागौर ज़िला, वहाँ से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? हमारा ऑप्शन है 1991, 1995, 2000 या फिर 1993। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो हमारा ऑप्शन है 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का है, उसका दायित्व है, कर्तव्य है, विशेषाधिकार है या फिर अधिकार है? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है दोस्तों। उसे 167 के अनुसार जो राज्यपाल है उसको मुख्यमंत्री अपना किसी भी चीज़ से करने से पहले जानकारी देना उसका क्या है, उसकी ड्यूटी है, उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो नैतिक कर्तव्य समझ लीजिए या फिर एक कर्तव्य समझ लीजिए, उसको देना है जानकारी, उसको राज्यपाल को देना ही देना है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 169, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 या फिर आर्टिकल 252? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा मुझे। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? हमारा ऑप्शन है जेबीटी समिति, वर्मा समिति, अशोक सिंह समिति या फिर सिंघवी समिति? बताइए दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो हमारा ऑप्शन है वर्मा समिति। दोस्तों, मूल कर्तव्यों के प्रचालन के लिए कौन समिति का गठन हुआ था? वर्मा समिति का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? जोगढ़ में, कंधार में, लुम्बिनी में, ब्रह्मगिरी पर, गिरनार में या फिर इनमें से सभी? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो अशोक के शिलालेख दोस्तों जोगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं,
कंधार से भी प्राप्त हुए हैं। लुम्बिनी, गिरनार, ब्रह्मगिरी, इसका अर्थ है इनमें से सभी स्थानों पर अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? आपको पता ही होगा, बड़ा फेमस ये पोएट था हरिसेन। ये किसके दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त प्रथम का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, या फिर श्रीगुप्त का? बताइए दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त, यानी भारत के नेपोलियन जिसे कहा जाता है समुद्रगुप्त, उसका दरबारी कवि था। आगे चलते हैं। इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है उसके अभिलेख किसके बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, या फिर श्रीगुप्त के बारे में? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अशोक जो स्तंभ है अभिलेख इलाहाबाद का, वो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। आगे चलते हैं। एलोरा की गुफा दोस्तों, एलोरा की गुफा के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? इस क्वेश्चन का अर्थ है दोस्तों कि जो एलोरा की गुफा है वहाँ पे जो चित्र बने हैं वो किस काल की कृति है, मतलब किस काल के लोगों ने बनवाया? राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल इत्यादि किस काल के लोगों ने बनवाया है? तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? राष्ट्रकूट काल के लोगों ने बनवाया। आगे चलते हैं। दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? अहमदनगर और विदर, विदर और गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा, या फिर गोलकुंडा और अहमदनगर? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिलाया था। और दोस्तों यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे पहले अगर दोस्तों दक्षिण में कोई विंध्य के पर्वतों को पार कर वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में राजा हुआ जो सबसे पहले विंध्य के पहाड़ों को पार करके साउथ इंडिया में अपना राज्य स्थापित किया था। उसी ने मदुरई, वारंगल इत्यादि इत्यादि जगहों पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और अलाउद्दीन ने ही सबसे पहले कोहिनूर हीरा जो है इसी गोलकुंडा के खानों से प्राप्त किया था। आगे चलते हैं। 6वीं शताब्दी में लिखी गई महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 6वीं शताब्दी में लिखी गई महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। क्या वो हमजानामा कहलाता है, आलमगीर नामा कहलाता है, बादशाह नामा कहलाता है, या फिर राजमनामा कहलाता है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि महाभारत एक एपिक है हम लोग का, और सोचिए ये कितना फेमस है, इसे फारसी में भी अनुवाद किया गया है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर इंडियन कल्चर। तो दोस्तों ये रज़मनामा कहलाता है। जो महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ है वो क्या कहलाता है? रज़मनामा। और दोस्तों महाभारत को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम है? जय संहिता। आगे चलते हैं। लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया था? क्या 16 जनवरी 1946, 16 मार्च 1946, 16 अगस्त 1946, या फिर 16 नवंबर 1950? बताइए दोस्तों। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को आह्वान किया गया था। आगे चलते हैं। किसके शासनकाल में जजिया कर खत्म हो गया? किसके शासनकाल में जजिया कर खत्म हो गया? जहांगीर शाह में, औरंगजेब में, बहादुर शाह में, या फर्रुखशेर? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों जजिया कर जहांगीर शाह के काल में खत्म हो गया, और फिर इसको किसने शुरू किया था दोस्तों? फिर जब औरंगजेब आता है फिर उसने जजिया कर शुरू कर दिया था। आगे चलते हैं।
कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? डेविड हेयर, विलियम बेंटिक, दयानंद सरस्वती या फिर विवियन डिरोजियो? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? डेविड हेयर का। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये PYQ है क्वेश्चन दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संस्थाएं कौन सी थीं? इसका मतलब पूछ रहा है दोस्तों कि कांग्रेस की जो उस समय की सबसे प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी थीं? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, मुंबई एसोसिएशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व संस्थाएं कौन कौन सी थी प्रमुख? तो उपयुक्त सभी। क्या थी दोस्तों? उपयुक्त सभी थी। और आपको पता भी होगा कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। गोकुलदास संस्कृत एक कॉलेज था, वहाँ पे हुई थी। और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट भी मुंबई के लोगों ने ही किया था। वहाँ पे जितने भी उसके कमेटी के मेंबर थे सबसे ज़्यादा मुंबई से ही थे। आगे चलते हैं। 1946 में युद्धोपरांत कौन भारत आया? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में कौन आया था, ये पूछना चाह रहा है इसका। क्या क्रिप्स मिशन आया था, क्या कैबिनेट मिशन आया था, या फिर साइमन कमीशन आया था, या फिर कोई नहीं? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। दोस्तों युद्धोपरांत सबसे पहले कौन आया था यहाँ पे? कैबिनेट मिशन आई थी। और इसी के तर्ज पर क्या हुआ था? संविधान का निर्माण हुआ था। और प्रस्तावना किसकी देन है? जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य का प्रस्ताव जो उन्होंने पारित किया था, रखा था कि उसके प्रस्तावना में उसको शामिल कर लिया गया था। आगे चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन से असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ कलकत्ता से, मुंबई से, इलाहाबाद से या फिर नागपुर अधिवेशन? मुझे उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों वो अधिवेशन कौन सा था? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन से ही असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी शीत एवं शुष्क पवन है? दोस्तों ये हमारे सिलेबस में भी है, टीचिंग वाले में, वो रीट हो, सुपर टेट हो, KVS हो, या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जाम हो, उसमें ये पूछता ही है कि कौन सी पवन कहाँ चलती है। लोकल विंड के बारे में भी पूछता है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी शीत एवं शुष्क पवन है? क्या फॉन है, चिनूक है, मिस्ट्रल है या फिर सिराको है? बताइए दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो इसमें शीत एवं शुष्क पवन कौन है? मिस्ट्रल। और ये मिस्ट्रल कहाँ चलता है दोस्तों? स्पेन और फ्रांस में। ये कहाँ चलता है? स्पेन और फ्रांस में चलता है। कहाँ चलता है दोस्तों? फ्रांस में। फॉन कहाँ चलता है दोस्तों? बताइए। फॉन आल्प्स पर्वत पे चलता है। चिनूक कहाँ चलता है दोस्तों? USA में। और सिराको कहाँ चलता है दोस्तों? सिराको कहाँ चलता है बताइए? ये सहारा रेंज में, सहारा रेंज की लोकल विंड है। मिस्ट्रल स्पेन एंड फ्रांस, फॉन, चिनूक, ये सब याद करके जाएगा दोस्तों। ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है। क्या चिनूक को हिमबख्शी कहते हैं, फोहन को शुष्क और गर्म पवन कहते हैं, या मिस्ट्रल शीत ऋतु में चलती है, या फिर बोरा उत्तरी अमेरिका में चलती है? बताइए दोस्तों जल्दी इसका। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों चिनूक को हिमबख्शी कहते हैं क्योंकि ये गर्म हवा है और ये USA में चलती है, और वहाँ की ठंडी को ये पवनों से मिलकर गर्म कर देती है वहाँ के, जब ये चलती है। तो दोस्तों इसलिए इसका हिमबख्शी नाम है, मतलब हिम को बख्शने वाला, मतलब गर्म कर देने वाला। फॉन शुष्क और गर्म पवन है, ये भी सही बात है। मिस्ट्रल अभी बताया मैंने, शुष्क और शीत ऋतु वाली पवनें हैं।
लेकिन जो बोरा है ये उत्तरी अमेरिका में न चलकर ये एड्रियाटिक तट पर चलती है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खमसीन क्या शीतल पवन है? सिराको गर्म शुष्क पवन है? मिस्ट्रल अति शीतल पवन है? या फिर फान गर्म पवन है? बताइए दोस्तों। बताइए। तो दोस्तों फान भी गर्म पवन है, सही बात है। मिस्ट्रल अति शीतल पवन जैसा कि मैंने बताया अभी। सिराको गर्म एवं शुष्क पवन है, लेकिन खमसीन क्या है? ये भी एक गर्म पवन है। खमसीन ये कहाँ चलती है? मिस्र वगैरह में खमसीन चलती है। आगे चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पवनें चलती हैं क्या स्थल से जलमंडल की ओर, जलमंडल से स्थल मंडल की ओर, स्थल से पर्वतों की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में मतलब 6 महीने जो पवन होती है वो जल मंडल से स्थल मंडल की ओर चलती है। कारण ये होता है कि जो चीज़ जितना जल्दी गर्म होगा दोस्तों उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। इसलिए जल मंडल की अपेक्षा जो स्थल होते हैं हमारे वो जल्दी से गर्म होते हैं और जल्दी से ठंडे भी हो जाते हैं। और जो नदियाँ होती हैं जो मतलब जल मंडल है वो धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है। इसलिए जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं होती हैं, आपको पता ही होगा कि हवाओं का एक वो होता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं। हमेशा वो जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ से हवाएं उठकर कहाँ जाएंगी? लो प्रेशर पे। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? जल मंडल में हाई प्रेशर होता है और स्थल मंडल पे लो प्रेशर होता है, तो इसलिए वो मूव करती हैं। और शीत ऋतु में क्या होता है दोस्तों? स्थल मंडल से कहाँ जाती हैं? जल मंडल की ओर, क्योंकि ज़मीनों पे क्या होता है? हाई प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए वो हवाएं मूव करके कहाँ चली जाती हैं? जल मंडल की ओर। यही क्रम चलता है कि ग्रीष्म ऋतु में जल मंडल से स्थल मंडल की ओर और शीत ऋतु में स्थल मंडल से जल मंडल की ओर। आगे चलते हैं। कॉफ़ी शावर किस राज्य में है दोस्तों? देखिए केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गोवा। तो दोस्तों कॉफ़ी शावर केरल को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली आफ्टरनून शावर होता है दोस्तों। मतलब 3 या 4 बजे के बीच हमेशा बारिश होती है, बिकॉज सूर्य के जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट इस रेखा पे पड़ती है और हमेशा लो प्रेशर क्रिएट होकर रोज़ बारिश हो जाती है 3-4 बजे के करीब दोस्तों। आगे चलते हैं। किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या उत्तरी ध्रुव वृत्त पर? वार्षिक तापांतर मतलब दोस्तों जहाँ ताप का अंतर मतलब दिन और रात में टेम्परेचर का ज़्यादा भिन्नता ना हो, तो दोस्तों क्या है वो? भूमध्य रेखा। आगे चलते हैं। कोपेन की सीएस जलवायु मिलती है। कोपेन एक वैज्ञानिक था जिसने भारत की जितने भी भारत और वर्ल्ड की जलवायु है उसको एक सिंबॉलिक करके वो उसका एक सिंबल दिया था कि किसको सीएस से किसको बीएस करके अलग अलग तरीक़ों से उसने वो किया था, नामकरण किया था। तो ये दोस्तों 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं इसके। तो वही पूछ रहा है कोपेन की सीएस जलवायु मिलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों में, मध्य अक्षांशीय कोणधारी वनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो कोपेन की जो सीएस जलवायु है दोस्तों वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलती है। मैंने इसको ये आइडेंटिफाई किया है, सीएस से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो जलवायु है उसको इन्होंने क्या किया है? आइडेंटिफाई किया है कि सीएस का मतलब क्या हुआ? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जितनी जलवायु होती है उसको सीएस के मॉडिफाई किया है उसने। भाबर उदाहरण है गिरिपथ मैदान का, पैन प्लेन का, डेल्टा का, या फिर खादर का? बताइए दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों भाबर उदाहरण है गिरिपथ मैदान का। मतलब जो पहाड़ों से जो नदियाँ अपने साथ जो मलबे लेकर आती हैं और ये जो यहाँ पे जो जमा होता है इसको बोलते हैं गिरिपथ मैदान। फिर यहाँ से नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, फिर सीधे धीरे धीरे छिप जाती हैं। आपको पता है भाबर, खादर, बांगर ये सब आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है हिमालय करके, उस पर आप उसको देखिए, उसको आपको समझ में आ जाएगा।
आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? IDBI बैंक, ICICI बैंक, RBI बैंक या मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारे सिलेबस में बैंकिंग से भी क्वेश्चन आने हैं, वो भी सिलेबस में मेंशन है, तो उसके भी 2-4 क्वेश्चन मैंने डाले हैं इसमें। मैंने हर एक सेक्टर को टच किया है कि कहीं से कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। तो अगर ये मेरे वीडियो आप रोज़ फॉलो करते हैं दोस्तों, उसको लास्ट तक देखें, तभी आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों क्या है वो? मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। ये मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ICICI बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी भारत सरकार का उपक्रम है, कैनरा बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, लेकिन जो ICICI बैंक है ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। आगे चलते हैं। किस बैंक ने अपनी सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी? क्या वो IDBI बैंक थी, HDFC बैंक थी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक? आप दोस्तों स्टेट बैंक से तो हर कोई वाकिफ़ है। आप स्टेट बैंक में आई होप आप सब गए होंगे। किसी को कुछ मतलब नहीं, इस काउंटर पे जाओ तो बोलते आगे बढ़ो, उस काउंटर पे लगता है कि अपना ही पैसा निकालने के लिए कितनी मशक्क़त से निकालना पड़ता है। तो दोस्तों तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये स्टेट बैंक ही है जो चीन में काम कर सकता है, इससे याद रखिएगा दोस्तों। ये सबसे पहले सर्वप्रथम चीन में कौन सी शाखा खोली गई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये स्टेट बैंक जो है ये चाइना के लिए ही हमको लगता है सबसे अच्छा बना हुआ है। आगे चलते हैं। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14, 16, 25 या 21? बताए दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14। उसके बाद से 1980 में कितने का किया गया? 6 बैंकों का। 1980 में 6 बैंकों का किया गया। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना प्रतिशत है? मतलब जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें विदेशी कंपनियां भारत में कितना निवेश कर सकती हैं? तो दोस्तों पहले तो ये एक डाटा बता रहा हूँ, पहले ये 49% था, मैंने 49% था, लेकिन मोदी जी ने इसको बढ़ा के, अभी आप और सूचकांक वगैरह पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर, अगर नहीं पढ़े हैं तो पवन सर करंट जनवरी टू जून पढ़ा दिए हैं, आई थिंक 6 या 7 वीडियो में हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखें, आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम में जैसे UPSC हुआ, चाहे PPPSC हुआ, पेट हुआ, SI वगैरह, सब में करंट अफेयर आने ही आने हैं। आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि सीटेट में क्वेश्चन आते ही आते हैं, सुपर टेट में आते ही आते हैं। तो दोस्तों आप करंट अफेयर जरूर फॉलो करें। तो इसमें समय बढ़ा को कितना कर दिया गया दोस्तों? 74%। पहले 49% था, अब ये नया डाटा के अनुसार क्या है 74% कर दिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो की PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।